सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। देखिए दोस्तों, अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना और सीखने का स्थानांतरण। जैसे कि कोई गाड़ी चलती है तो एक जगह से चलती है स्थान ए से स्थान बी पर पहुंचने के लिए, कोई सामान ले जाने के लिए कोई ट्रक चलता है, कोई बस, कोई कार, कोई रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में हम बैठते हैं, स्टेशन ए से स्टेशन बी पर हमें छोड़ती है, जहां हमें जाना होता है वहां छोड़ती है। तो इस तरीके से सीखना भी जो है, जो सीखना हमने एक जगह पर सीखा है, क्या वो हमारा सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर भी काम आ रहा है? यही होता है सीखने का स्थानांतरण। ठीक है, तो सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को ही अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसे अधिगम संक्रमण या अधिगम अंतरण भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कार चलाना जानता है और वह ट्रक चलाने में अपने उस ज्ञान का उपयोग करता है तो इसे ही अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। इसी प्रकार भौतिक शास्त्र में गणना संबंधी समस्याओं के हल में गणित के क्षेत्र में अर्जित पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना। इसका मतलब क्या है? जैसे कि जो हमने मैथ्स में कैलकुलेशन सीखा है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो चीजें सीखी हैं, वो भौतिक शास्त्र यानी कि जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में वो सारे के सारे रूल, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, उनको हल करना होता है, तो हम वहां पर मैथ की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, जो मैथ हमने पढ़ा है गणित विषय में, जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो भी चीजें, वो हमें फिजिक्स में यानी कि भौतिक विषय में काम आ रहा है। यानी कि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान हमें दूसरे विषय में भी काम आ रहा है। तो ये क्या हुआ? सीखने का स्थानांतरण। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। स्थानांतरण में एक उपस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदतों और प्रशिक्षण का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख होता है। स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। इसके अलावा देखिए, येलोन एवं वीनस्टीन के अनुसार अधिगम के स्थानांतरण से अभिप्राय है एक कार्य की निष्पत्ति दूसरी निष्पत्ति से प्रभावित होती है। ठीक है। गुथरी एवं पावर्स के अनुसार अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय व्यवहार के विस्तार तथा विनियोग से है। अब देखिए यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, काइंड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सीखने अथवा प्रशिक्षण स्थानांतरण के प्रायः 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर। इसे धनात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। जब एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा हुआ या प्राप्त किया हुआ ज्ञान अथवा कौशल दूसरी परिस्थिति में ज्ञान अथवा कौशल अर्जित करने के कार्य में सहायक सिद्ध होता है, तब उस स्थानांतरण को सकारात्मक कहा जाता है। संस्कृत भाषा पर अधिकार करने के पश्चात हिंदी भाषा सीखने में आसानी होती है और ये बिल्कुल सही बात है। जब हमने संस्कृत भाषा सीखी होती है तो संस्कृत भाषा से ही निकली हुई है हिंदी भाषा। तो अगर हमने संस्कृत सीख ली है तो हम हिंदी भाषा को सीखने में हमें बहुत आसानी होगी, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण, हिंदी का व्याकरण, जो समास होता है, संधि होती है, वो सब मिलते जुलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से साइकिल चलाना सीखने में स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना सीखने में सहायता मिलती है। अगर आपको साइकिल चलाना पहले से आता है तो स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि एक जगह पर जो ज्ञान आपने सीखा है वो दूसरी जगह काम आ रहा है और सही जगह पर काम आ रहा है, वो आपको और पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है। तो ये हो जाएगा एक तरीके से सकारात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर। सितार सीखने के पश्चात वायलिन या सरोद सीखना सुविधाजनक हो जाता है। यह सब सकारात्मक स्थानांतरण के उदाहरण हैं, क्योंकि इन सभी में क्या होता है? तार होता है, चाहे सितार हो चाहे वायलिन हो। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण में क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में हमें काम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? वही बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए नकारात्मक स्थानांतरण में निगेटिव ट्रांसफर, इसे हम ऋणात्मक अथवा निषेधात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं।
जब एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान अथवा कौशल दूसरी परिस्थिति में ज्ञान अथवा कौशल अर्जित करने के कार्य में सहायक न होकर बाधक सिद्ध होता है, तब उस स्थानांतरण को नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। दूसरी ओर संस्कृत भाषा सीखने पर उर्दू या फारसी सीखने में कठिनाई होती है। एक विशेष प्रकार के कीबोर्ड पर टाइप सीखने के पश्चात किसी दूसरे प्रकार के कीबोर्ड पर टाइप करना बहुत असुविधाजनक होता है। इन उदाहरणों में नकारात्मक स्थानांतरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने संस्कृत भाषा सीख ली है तो उर्दू या फारसी सीखने में क्या होगा, कठिनाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ चीजें क्या करती हैं, हमें एक तरीके से हमारे सीखने में ही क्या करती हैं, कुछ चीजें कठिनाई उत्पन्न कर देती हैं। इसके बाद है शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर, यानी कि इसमें कोई फायदा नहीं होता। जैसे एक तीसरी परिस्थिति भी हो सकती है जिसमें पहले सीखा हुआ कार्य नए कार्य को करने या सीखने में न तो सहायता पहुंचाता है और न ही बाधक बनता है। दूसरे शब्दों में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थिति में कोई स्थानांतरण नहीं होता है और इसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में बैट और बॉल का ही खेल है। तो अगर कोई बैटिंग करता है तो वो तो बैटिंग करने वाला हो ही गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे बॉलिंग करनी नहीं आएगी। बैटिंग का बॉलिंग से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि अगर आप अच्छे बॉलर हो तो आप अलग से अच्छे बैटिंग करने वाले भी बन सकते हो। यानी कि जो आपने ज्ञान बॉलिंग करने में सीखा है वो बैटिंग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ना तो आपको फायदा ही करेगा और ना तो आपको नुकसान ही करेगा। दोनों चीज है यहाँ पर। अगर आप बैटिंग करना सीख गए हो तो, और अगर आप बॉलिंग करना भी सीख गए हो तो जो आपने बॉलिंग करने में जो आपने ज्ञान सीखा है वो कोई ज्ञान आपको बैटिंग करने में काम नहीं आ रहा है, और जो बैटिंग करने का ज्ञान आपने सीखा है वो बॉलिंग करने में काम नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में हमें काम नहीं आ रहा है और ना ही बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से शून्य स्थानांतरण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमने कोई विषय किसी विषय को सीखा है, जैसे मान लीजिए कोई विषय है, मान लीजिए साइंस ही है। ठीक है, साइंस है, फिर आपने इंग्लिश भी सीखी है। तो अब साइंस और इंग्लिश में कोई यहाँ पर एक तरीके से इन दोनों विषयों में यहाँ पर कोई आपस में संबंध नहीं है। इंग्लिश अपनी जगह पर है और साइंस अपनी जगह पर है। तो इस तरीके से ये हम अलग से पढ़ रहे हैं, इसको अलग से पढ़ रहे हैं। ना तो साइंस विषय इंग्लिश विषय में बाधा बनेगा, ना इंग्लिश विषय का ज्ञान साइंस विषय में बाधा बनेगा। तो इस तरीके से जहां पर कोई स्थानांतरण नहीं होता है, जीरो ट्रांसफर होता है अधिगम का, तो इस तरीके से सिचुएशन बनती है। अब देखिए, सीखने के स्थानांतरण को अन्य रूपों में भी हम बांट सकते हैं, जैसे कि क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए गणित के जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। अब जोड़ का एक सवाल टीचर ने दे दिया तो अगर बच्चा इसको कर लिया है तो फिर उसको अगला सवाल भी देंगे तो वह उसको भी कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो ज्ञान हमने सीख लिया उस तरीके की परिस्थिति अगर हमें फिर मिलेगी तो उसको हम कर लेंगे। इसी प्रकार से गुणा और भाग के प्रश्नों के लिए भी यही चीज होगा कि जो कुछ प्रश्नों को हमने सीख लिया है, अब उस तरीके के अगर बहुत सारे प्रश्न आएंगे तो भी हम क्या कर लेंगे, उन प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसके बाद है ऊर्ध्व स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य विभिन्न प्रकार की या उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाता है तब इसे सीखने का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। जैसे स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व के अनुभव का ऊर्ध्व स्थानांतरण होता है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति ने स्कूटर से अब ऊपर वो चला गया है, वो कार चलाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, व्यक्ति का ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऊर्ध्व स्थानांतरण, यानी कि ऊर्ध्व का मतलब इस तरह लंबाई में, ठीक है, ऊपर की तरफ, वर्टिकल। अब देखिए इसके बाद द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो मानव शरीर को यहाँ पर आप देखिए डुअल बैक ट्रांसफर, दो भागों दाएं और बाएं भाग में बांटा जा सकता है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे बाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ, अर्थात जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में
जब बाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ अर्थात जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करता है तो इसे हम द्विपार्श्विक हस्तांतरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ बाएं हाथ से लिखने या सीखने में मदद करता है। एक तरीके से यहाँ पर ये चीज कहा जा रहा है कि जैसे अगर हमने मान लीजिए दाएं हाथ से लिखना सीख लिया है, दाएं हाथ से ही मोस्टली बच्चे लिखते हैं, तो हम थोड़ा बहुत बाएं हाथ से भी लिखना सीख जाते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत जो अधिगम है वो हमारा बायां हाथ भी सीख जाता है करते करते। ठीक है, देखते देखते थोड़ा बहुत। अब अगर हम लोग भी, चूंकि अगर मान लीजिए कोई राइट हैंड से लिखता है, मैक्सिमम लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो अगर आप देखोगे तो अगर हम अपने बाएं हाथ से भी लिखें तो कुछ ना कुछ हम लिख लेंगे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, जबकि हमने हमेशा लिखने की प्रैक्टिस दाएं हाथ से की है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसे हम द्विपार्श्विक हस्तांतरण कहते हैं, जो जिसको हमने शरीर के एक भाग से ही सीखा है लेकिन दूसरे भाग में भी उसका कुछ ना कुछ हस्तांतरण हो गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत। तो पहला है मानसिक अनुशासन या मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। हस्तांतरण के सिद्धांतों में यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क में विभिन्न मानसिक शक्तियां होती हैं, जैसे स्मरण शक्ति, अवधान शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क एवं विचार शक्ति और निर्णय शक्ति आदि। ये शक्तियां एक प्रकार से मस्तिष्क की मांसपेशियां मानी जा सकती हैं, जिन्हें शरीर की मांसपेशियों की भांति अच्छी तरीके से उपयोग करने और समुचित अभ्यास द्वारा शक्तिशाली बनाया जा सकता है तथा उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की विकसित और सशक्त बनी हुई मानसिक शक्तियां अपने अपने विशिष्ट क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं। मानसिक अनुशासन या शक्तियों के सिद्धांत को सबसे पहले विलियम जेम्स द्वारा आलोचना का शिकार होना पड़ा। विलियम जेम्स ने मानसिक शक्तियों के सिद्धांत की जांच करने के प्रयत्न में यह देखना चाहा कि किसी एक लेखक द्वारा लिखी गई कविता की पंक्तियों को याद करने में कुछ सहायता मिलती है अथवा नहीं। तो प्रयोग में उन्होंने प्रयोग अपने ऊपर ही किया। उन्होंने विक्टर ह्यूगो के सैटर में से 131 सही 5/6 मिनट में 8 दिनों के अध्ययन काल में याद की। इसके पश्चात मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के प्रथम भाग को 38 दिन तक प्रतिदिन 20 मिनट तक अध्ययन कर याद कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति को प्रशिक्षित कर पुनः सैटियर की कोई दूसरी 128 पंक्तियों को याद करने का प्रयत्न किया। यानी कि यहाँ पर देखिए सैटियर की कोई कविता है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है। इन्होंने क्या किया, कविताओं को याद करने की कोशिश की और इन्होंने याद कर भी लिया। ठीक है, लेकिन अब वह उन पंक्तियों को 151 सही 1/2 मिनट में याद कर सके, जबकि उन्हीं पंक्तियों को याद करने में उन्हें पहले 131 सही 1/2 मिनट का समय लगा था। यानी कि अब समझिए आप ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे अब मान लीजिए कक्षा 1 का बच्चा है, इसके सिलेबस में करीब मान लीजिए 5 पोयम है। ठीक है, 5 पोयम है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लगातार अगर 5 पोयम बच्चे को 1 रटा, उसने 2 रटा, 3 रटा, क्योंकि रटते ही हैं छोटे बच्चे पोयम्स को, तो इस तरीके से उसने याद किया। और फिर क्या होता है कि जब उसने पहली पोयम याद की थी तो उसे अच्छे से याद थी, लेकिन जब उसने दूसरी पोयम याद की तो दूसरी तो उसको याद हो गई, लेकिन पहली कुछ कुछ भूलने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज समझाया जा रहा है कि जब हम नया ज्ञान लेते हैं तो पुराना थोड़ा बहुत भूलने लगता है। अब इसके बाद देखिए समरूप तथ्यों या समान तत्वों का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में से सबसे पहला नाम थॉर्नडाइक का आता है। उसके पश्चात वुडवर्थ ने भी इस सिद्धांत के पक्ष में अपना मत दिया। तत्वों के स्थान पर अवयव कंपोनेंट शब्द का प्रयोग किया। इस कारण इस सिद्धांत को समरूप अवयवों का सिद्धांत, थियरी ऑफ आइडेंटिकल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी एक परिस्थिति में अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण उसी सीमा तक हो सकता है जहां तक दोनों परिस्थितियों के कुछ समान या समरूप तत्व उपस्थित रहते हैं। जितने तत्व दोनों परिस्थितियों में समरूप होंगे, स्थानांतरण भी उतना ही अधिक होगा। इसके बाद है सामान्यीकरण का सिद्धांत। अब सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या है, देखिए थियरी ऑफ जनरलाइजेशन। इस सिद्धांत को चार्ल्स जूड प्रकाश में लाए। इस सिद्धांत ने नवीन परिस्थितियों के समरूप तत्वों के स्थान पर सामान्यीकरण के स्थानांतरण की बात सामने रखी। अपने कुछ अनुभवों के आधार पर एक व्यक्ति कोई सामान्य सिद्धांत पर पहुंचता है। दूसरी परिस्थिति में कार्य करते हुए अथवा कुछ सीखते हुए वह अपने निकाले हुए इन्हीं निष्कर्षों अथवा सिद्धांतों को प्रयोग में लाने की चेष्टा करता है। इस तरह सामान्यीकरण के स्थानांतरण से अभिप्राय पहले की परिस्थितियों में अर्जित किए गए सिद्धांत तथा नियमों का
दूसरी परिस्थितियों में ज्ञान तथा कौशल के अर्जन अथवा कार्यों को करने के समय उपयोग में लाने से है। अब क्रो एंड क्रो के अनुसार किसी एक परिस्थिति में विशेष कुशलताओं के विकसित होने, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान होने और विशेष आदतों अथवा अनुभूतियों की प्राप्ति का किन्हीं दूसरी परिस्थितियों में अंतरण या स्थानांतर तब तक नहीं होता है जब तक कि अर्जित ज्ञान, कौशल और आदतों को ठीक प्रकार से व्यवस्थित कर उन परिस्थितियों से संबंधित न कर दिया जाए जिनमें कि उनका उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए, जुड द्वारा किया गया प्रयोग। जुड ने सामान्यीकरण सिद्धांत की पुष्टि के लिए प्रयोग किया। उन्होंने 5वीं और 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनकी बुद्धि, शैक्षणिक उपलब्धि आदि को ध्यान में रखते हुए 2 समान समूहों में विभक्त किया। एक समूह को उन्होंने प्रयोगात्मक समूह तथा दूसरे समूह को नियंत्रित समूह ए का नाम दिया। प्रयोग का उद्देश्य यह देखना था कि आवर्तन के नियम का ज्ञान करा देने के पश्चात बालकों को गहरे पानी में रखी वस्तु पर निशाना लगाने की योग्यता में कितनी वृद्धि हुई। तो दोनों समूहों से संबंधित बच्चों को आवर्तन की प्रक्रिया का सैद्धांतिक परिचय प्राप्त हो गया था। आवर्तन की मात्र सैद्धांतिक ज्ञान से प्रयोगात्मक समूह की कार्यक्षमता में नियंत्रित समूह की तुलना में कोई विशेष अंतर नहीं आया। प्रयोग के दूसरे चरण में स्थिति ही बदल गई। वस्तु को पानी में और 4 गहरे स्थान पर रख दिया गया। अब इस समय प्रयोगात्मक समूह ने नियंत्रित समूह की तुलना में लक्ष्य साधन के कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त की। वैसे देखा जाए तो दोनों समूहों को अभ्यास करने के रूप में समान अवसर प्राप्त हुए थे, परंतु जहां नियंत्रित समूह अपने अनुभव से अधिक लाभ नहीं उठा सका, वहां प्रयोगात्मक समूह ने उससे पूरा लाभ उठाया। आवर्तन के नियमों से सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक रूप से परिचित होने के कारण उन्हें पानी में रखी वस्तु पर ठीक प्रकार से लक्ष्य साधने में सफलता प्राप्त हुई। जैसे कि कोई भी चीज अगर पानी में है, जैसे मान लीजिए पानी में एक सिक्का है, तो ये सिक्का आपको कुछ उठा हुआ उभरा ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो उसी वस्तु पर क्या कहा गया था, निशाना लगाने को कहा गया था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आदर्शों एवं मूल्य का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर आदर्शों होगा, आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत, थियरी ऑफ आइडियल्स एंड वैल्यूज। तो इस सिद्धांत को W.C. बगले ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार सामान्यीकरण के स्थानांतरण में मूल में आदर्श और मूल्य होते हैं। सामान्यीकरण के स्थानांतरण के मूल के सिद्धांत में क्या है, आदर्श और मूल्य। इन आदर्शों और मूल्यों का ही एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। अतः बच्चों में मूल्यों और आदर्शों के विकास के लिए समुचित प्रयत्न करने की आवश्यकता है। एक बार आदर्शों की नींव पड़ जाने पर उनका स्थानांतरण जीवन के हर क्षेत्र में होता रहता है। आदर्शों और मूल्यों का स्थानांतरण होता है, इसकी पुष्टि निम्न 2 प्रकार या 2 प्रयोगों द्वारा हो सकती है। प्रयोगकर्ता ने तीसरी कक्षा के बच्चों को अंकगणित का प्रश्न हल करते समय स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए पूरी तरह सचेत किया, जबकि दूसरे विषय के पर्चे हल करते समय ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जब इस सभी पर्चों की उत्तर पुस्तिकाएं देखी गई तो मालूम हुआ कि अंकगणित की उत्तर पुस्तिकाओं में अन्य विषयों की तुलना में स्वच्छता का बहुत अधिक ध्यान रखा गया था। प्रयोगकर्ता ने सभी प्रश्न पत्रों को हल करने में पूरी स्वच्छता रखने पर बल दिया और बच्चों को जीवन के सभी क्षेत्रों में विद्यालय के अंदर और बाहर स्वच्छता रखने के लाभ और महत्व से पूरी तरह परिचित कराया। इस प्रकार से बच्चों में स्वच्छता को एक आदर्श और मूल्य के रूप में विकसित करने की भरपूर चेष्टा की गई। ऊपर वर्णन किए गए स्थानांतरण के सभी सिद्धांत एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखने अथवा प्रशिक्षण का स्थानांतरण कैसे होता है, इस बारे में काफी गंभीर मतभेद रखते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह मतभेद जरूरी ही है। ये सभी सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। अब जो सीखने का सिद्धांत है किस तरीके से, यहाँ पर आप देखिए, सीखने सिखाने में अधिगम स्थानांतरण का क्या महत्व है। मेन चीज यही है कि किस तरीके से कक्षा में हम इसका उपयोग करते हैं। तो सीखने में स्थानांतरण का अधिक महत्व है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मन अनेक योग्यताओं का केंद्र है। किसी एक योग्यता का अभ्यास करने पर समस्त योग्यताओं का विकास हो जाता है। उनके अनुसार विद्यालय में विषयों का अध्ययन चरित्र एवं अनुशासन का विकास करता है। स्थानांतरण के द्वारा किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय में सीखे गए जोड़ घटाना, गुणा भाग आदि का प्रयोग बाजार में चीजों को खरीदते समय, जैसे बच्चा है मान लीजिए टॉफी लेने गया, चॉकलेट बिस्किट कुछ भी लेने जाएगा, तो वो पैसे को जोड़ घटाना जो उसने क्लास में सीखा, जो टीचर ने सिखाया, वो जा करके कि हाँ 5 रुपए की चॉकलेट ले ली, 2 रुपए की टॉफी ले ली, 10 रुपए का बिस्किट ले लिया,
तो अब टोटल कितना हुआ, तो वो उंगलियों से ही क्या करेगा, जल्दी से जोड़ करके ये 17 रुपए बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, बच्चे ने जो स्कूल में सीखा है वो ज्ञान उसको कहाँ काम आ रहा है, बाजार में काम आ रहा है या दुकान पर काम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दो विषयों में समानता होने पर स्थानांतरण अत्यधिक होता है। जैसे गणित का ज्ञान भौतिक शास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। यदि दो विषय बिल्कुल भिन्न है तो वहां स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होगा। जैसे इंजीनियरिंग का ज्ञान दर्शन शास्त्र में सहायक नहीं होगा। अब इंजीनियरिंग का ज्ञान बिल्कुल सही बात है, दर्शन शास्त्र से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इस प्रकार निषेधात्मक स्थानांतरण से सदैव बचना चाहिए, ये विकास में बाधक होते हैं। अब देखिए, अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है सीखने की अनुभूतियों की गुणवत्ता। स्थानांतरण पर सीखने की क्षमताओं का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी विषय को छात्र अर्थपूर्ण तरीके से समझता है तो वह आसानी से उसका स्थानांतरण विभिन्न परिस्थितियों में कर लेगा। लेकिन यदि संप्रत्यय के अर्थ को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता है तो स्पष्टतः उसका स्थानांतरण वह नहीं कर सकेगा। इसके बाद है बोध तथा अभ्यास की गहराई। बोध एवं अभ्यास की गहराई भी स्थानांतरण को प्रभावित करती है। ग्लिक तथा होलयॉक के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जब विद्यार्थी किसी विषय पर अधिक समय व्यय करके उसे सीखते हैं तो वे इसका दूसरी परिस्थितियों में आसानी से अंतरण भी करते हैं, क्योंकि यहाँ उनमें विषय की समझ तथा बोध की गहराई बहुत अधिक होती है। अभ्यास के समय या बोध की गहराई बढ़ती है, फिर उसमें अर्जित ज्ञान या कौशल का स्थानांतरण बहुत होता है। इसके बाद है सीखने की दो परिस्थितियों के बीच समानता। जब सीखने की दो परिस्थितियों में समानता होती है तो धनात्मक स्थानांतरण होने की संभावना रहती है। जैसे यदि छात्र कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हिरन को स्तनपायी श्रेणी का जानवर समझता है, अतः गाय को देखने पर वह उसे स्तनपायी श्रेणी का ही जानवर कहेगा, तो यह धनात्मक स्थानांतरण का उदाहरण होगा। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों परिस्थितियों में समानता है, अतः बिना समानता के स्थानांतरण कठिन है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने पूरी क्लासेस को नहीं देखा पिछली जो मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहां पर घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारी क्लासेस को देख पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऐप में आपको सारे विषयों के नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी, सारे विषयों के टेस्ट मिल जाएंगे, सारे विषयों की सीरीज मिल जाएगी। राजन सीरीज और पवन सीरीज तो बाजार से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ऐप अस्तित्व एकेडमी नाम है उसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, सारी क्लासेस को भी देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।